Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8th of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 8 जुलाई 2026 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है इंडोनेशिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को। आपको पता है आज के समय पर, यानी आज वाला जो मॉर्निंग का सेशन है 5:30 बजे वाला, वो अपलोड नहीं हो पाया है। बट मेरी कोशिश है कि मैं आज दोपहर या शाम तक उसको अपलोड कर दूं। और वो अगर अपलोड नहीं हो पाता है, क्योंकि कंटेंट रेडी है, पीडीएफ रेडी है, तो वो अगर एग्जैक्टली आज अपलोड नहीं हो पाता है तो कल वाले के साथ में मैं मर्ज कर दूंगा। तो उसके लिए परेशान मत होना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए वो सब पीडीएफ रेडी हुआ है। टाइम के इशू की वजह से कई बार दोस्तों मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के न्यूज़पेपर को अगर हम देखें तो काम काम की इन्फॉर्मेशन निकाल लो जितना एग्जामिनेशन में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। और बाकी तो आपको पता है अखबार सभी लोगों के लिए पब्लिश हो रहा है, केवल यूपीएससी एस्पिरेंट को टारगेट नहीं किया जा रहा है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें हैं जिसको आपने अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज उस लूप में अगर फंस गए तो काफ़ी कुछ यहाँ पर टाइम जो है अपना वेस्ट कर दोगे। तो जैसे आज अखबार में पहला आर्टिकल है जो काफ़ी रेलिवेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक कर पाएंगे। आर्टिकल बात करता है कि भाई देखो, आज से कुछ टाइम पहले यानी मई के महीने में हमने दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट को लॉन्च किया था। एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से लॉन्च किया गया था। बेंगलुरु में एक कंपनी है जिसका नाम है गैलेक्स आई। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी है। तो इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है मिशन दृष्टि, याद रखिएगा। और इसी मिशन दृष्टि के अंदर में दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट हमने लॉन्च कर लिया था। अभी तक जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च होते हैं दोस्तों, उसमें दो प्रकार की चीज़ें यूज होती हैं। या तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रडार का यूज होता है या फिर सिंथेटिक अपर्चर रडार का यूज होता है। यानी या तो वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट होती हैं या फिर वो सिंथेटिक अपर्चर रडार वाली सैटेलाइट होती है। दो टाइप्स की सैटेलाइट है। लेकिन ये दुनिया की ऐसी पहली सैटेलाइट थी मिशन दृष्टि, जिसमें दोनों ही इस चीज़ों को हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया था, जोड़ दिया था। यानी कि आप देख पाओगे आर्टिकल का ही इंफॉर्मेशन निकाल के यहाँ पे बराबर में नोट बनाया गया है कि मिशन दृष्टि जो है ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रडार को कंबाइन कर देता है, आपस में जोड़ देता है एक सिंगल ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म पर, एक सिंगल सैटेलाइट में, जिसके माध्यम से इस सैटेलाइट के पास में दोनों ही प्रकार की पावर आ गई। अब इस सैटेलाइट का पर्पस क्या था, जरा ये याद रखिएगा। मिशन दृष्टि इंडिया की पहली प्राइवेटली डेवलप्ड सैटेलाइट तो थी, दुनिया की पहली ऑप्टोसार सैटेलाइट भी थी, लेकिन इसका जो मेन पर्पस था वो था अर्थ को ऑब्जर्व करना, यानी कि पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करना, अर्थ पर दिनों रात यहाँ पर एक तरीके से निगरानी बना के रखना, जो भी कोई चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को लेकर सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने शेयर करना। तो भाई अभी तो कुछ समय हुआ था यहाँ पर इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को लॉन्च करे हुए, अचानक से इस सैटेलाइट से कनेक्शन हमारा टूट गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो ये दृष्टि है इससे सारा कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है। ये हमने इतनी मेहनत से सैटेलाइट लॉन्च की थी, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो एक रीज़न भी यहाँ पर शेयर किया गया है और वो है जियोमैग्नेटिक सोलर स्टॉर्म। आपको पता है सूरज से निकलने वाली जो ऊर्जा है, या कई बार हम सोलर विंड या सोलर स्टॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है, जो सौर एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है, तो वो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह के कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। समझ रहे हैं? तो वही केस यहाँ पर किसके साथ में हुआ है? मिशन दृष्टि के साथ में। तो जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, इसमें जो हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टार वो जो सन है, तो सन के अंदर में बहुत सारे सोलर स्टॉर्म्स होते रहते हैं, ऐसे सूर्य तूफान आते रहते हैं। लेकिन अब ये इतना ज़्यादा खतरनाक सोलर स्टॉर्म था जिसकी वजह से हमारा जो कनेक्शन है इस मिशन दृष्टि के साथ में वो लॉस्ट हो गया है। तो मेन रीज़न सोलर स्टॉर्म बताया गया है। इतना याद रखिएगा कि वो सोलर स्टॉर्म सीधा सीधा यहाँ पर टकरा गया इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के साथ में। तो आपको एग्जामिनेशन के लिए क्या याद रखना है? दो तीन बातें हैं। वैसे तो मेन चीज़ें हम लोगों ने इस आर्टिकल में ही मार्क कर दिया है, लेकिन आपको पता है इस सेशन में सबसे अलग चीज़ यही है कि हम न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते हैं, नोट्स के साथ साथ बैकग्राउंड रिवीजन पॉइंटर रेडी करते हैं कि भविष्य में रिवाइज करना है तो कैसे रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मेंस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी कि एक होलिस्टिक कवरेज लेकर चलते हैं। इसीलिए जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं, मेक श्योर करें चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अब जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में चाहिए। कहाँ पे मिलेगा? अभी जस्ट ये आर्टिकल समाप्त करने के बाद में आपको मैं बताऊंगा।
तो यहाँ पर कंटेक्स्ट आपने समझ लिया है दोस्तों कि बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है गैलेक्साई, इसने मिशन दृष्टि के साथ में अपना कॉन्टैक्ट खो दिया है। और मिशन दृष्टि जो दुनिया की पहली ऑप्टोसार सैटेलाइट थी। अब ये ऑप्टोसार सैटेलाइट यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होती है ये भी आपने समझ लिया है। इसमें दोनों प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड सिंथेटिक अपर्चर रडार दोनों का। इस सैटेलाइट को हमने 3 मई को लॉन्च किया था फैल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से, जो स्पेस एक्स यानी इलॉन मस्क की जो कंपनी है उससे मदद लेकर हमने ये अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाया था यूएसए की साइड से। ठीक है, अब जो भी है सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है वो सब अपने सामने है। इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई थी वो मैंने आपको बताया। लेकिन ऑप्टोसार का मेन पर्पस क्या था कि भाई ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, टोटल 190 किलोग्राम्स का इसका वेट था। ये लगातार अर्थ को ऑब्जर्व करता है। और इसमें जो दोनों प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हमने लगाए हैं ना, ईओ और एसएआर, इससे फायदा ये होता है कि पृथ्वी की हाई क्वालिटी की इमेजेस क्लिक करके ये हमें सैटेलाइट भेजता रहता। ठीक है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कैसा भी टाइम पीरियड हो, चाहे बारिश हो रही हो, बादल बहुत घने हो गए हो, तब भी यहां पर ये हाई रिजोल्यूशन की इमेजेस को क्लिक करके हमारे सामने सारी इंफॉर्मेशन अर्थ को लेकर देता रहता। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट पे हम लोगों ने इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को लॉन्च किया था, याद रखिएगा। अब ये ऑप्टोसार इंपॉर्टेंट कैसे है मैं आपको बता चुका हूं। कि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ ऑप्टोसार का क्या महत्व हो सकता था, या फिर जो हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती है वो किस चीज को ऑब्जर्व करने में या किस चीज को मॉनिटर करने में मदद कर सकती है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो जब मॉनिटर करने की बात आएगी तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉर्डर सर्विलांस, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, ये कुछ सेक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, या ये कुछ सेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या सिचुएशन है, मौसम के हिसाब से हमें कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए, ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो कि हमको इन्फॉर्म करती रहता है। ये सब कैसे पता चलता है, इन सैटेलाइट के माध्यम से ही हमको ये सारी जानकारी पता चलती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें फ़ायदा होगा। बाकी आप रिवाइज करने के लिए रिवाइज कर सकते हैं इस रिवीजन पॉइंटर के जरिए। ठीक है, तो मैंने सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स इसमें दे दी है छोटे से पैराग्राफ में, जिसके थ्रू बहुत ईजिली आपका सारा का सारा जो रिवीजन है वो हो जाना है। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। लेकिन अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन्हीं पीडीएफ्स की बात कर रहा हूँ जो आप अपने सामने देख पा रहे होंगे। एक शानदार से, ऐसे लगता है यहाँ पर आप बुक के थ्रू, यहाँ पर मैगजीन के थ्रू पढ़ रहे हो। चाहो तो प्रिंट आउट करवा लो, चाहो तो आप एज इट इज यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में रीड कर लो। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही पीडीएफ्स मिलते हैं। और वीकली बेसिस पे कंपाइलेशन, ये सब कुछ यहाँ पर दोस्तों इसी करंट अफेयर के ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है और कहीं नहीं मिलेगा। ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, नंबर आपको दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वापस आते हैं ट्रैक पर। तो हम यहाँ पर किस चीज़ का डिस्कशन कर रहे थे कि अगला आर्टिकल है ये, हम एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट क्या है, इसको लेकर यूपीएससी ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नर्मदा रिवर के बारे में बात करेंगे, अगेन नर्मदा नदी को लेकर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीवाईक्यू। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल को देखोगे तो आर्टिकल कहता है कि 4 राज्य हैं भाई जिनके बीच में एक विवाद चल रहा था नर्मदा प्रोजेक्ट के पेमेंट्स को लेकर। पेमेंट्स कैसे किस तरीके से कंप्लीट की जाएंगी, इन चारों राज्यों के बीच में मामला पेंडिंग चल रहा था। तो फिलहाल के समय पर इस मामले को सुलझा दिया गया है। यहाँ पर देख पाओगे होम मिनिस्टर अमित शाह, उसके अलावा यहाँ पर हमारे जल शक्ति मिनिस्टर सीआर पाटिल और बाकी चारों अलग अलग राज्यों जिनके बीच में यह विवाद है, उन राज्यों का चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर ये प्रेजेंट है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर, मुंबई के चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के, एंड उसके बाद यहाँ पे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर। क्योंकि ये जो डिस्प्यूट है ये इन्हीं 4 कंट्रीज के बीच में है। महाराष्ट्र, 4 स्टेट्स के बीच में, माफी चाहता हूँ, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इन तीनों ने मिलकर साइन कर लिया है अग्रीमेंट और कहा है कि भाई जो भी कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का, वो कॉस्ट आराम से एक दूसरे के साथ में शेयर करके ही कंप्लीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पेंडिंग को लेकर जो विवाद है वो पहले जैसे ही कंटिन्यू रहेंगे। तो इस वाटर शेयरिंग मुद्दे को रिजॉल्व करने की यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की गई है। बाकी राजस्थान और हरियाणा ने भी एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था कुछ समय पहले, जहां पर यमुना वाटर प्रोजेक्ट को यहां पे कंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है। ये भी बहुत पुराना, लगभग दशकों पुराना विवाद है बिटवीन हरियाणा एंड राजस्थान, तो इसको भी रिजॉल्व किया गया है। देखो भारत में इतने सारे राज्यों में
जो हमारी नदियां बहती हैं तो नदियों को लेकर कई बार दो राज्यों के बीच में विवाद रहता है। जैसे एक नदी ऊपर से आ रही है एक राज्य से होते हुए नीचे दूसरे राज्य में पहुंच रही है, तो कई बार ऊपर वाला राज्य पानी रोक लेता है या उस पर कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा होता है, तो नीचे वाला राज्य परेशान होता है। वो कहता है कि भाई ऊपर से पानी रोक लिया गया है, डैम बना दिया गया है, वाटर को वो डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरी जगह पे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पे बार बार दिखती हैं, जिसको हम वाटर डिस्प्यूट कहते हैं। तो इस वाटर डिस्प्यूट में एक डिस्प्यूट हमारा ये नर्मदा वाला भी था, जिसमें ये चार स्टेट के बीच में अग्रीमेंट साइन नहीं हो पा रहा था। फाइनल तौर पे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश ने मिलकर एक अग्रीमेंट को साइन कर लिया है, और जितनी भी पेंडिंग पेमेंट्स पड़ी थी नर्मदा रिवर प्रोजेक्ट को लेकर, वो सारी की सारी पेंडिंग पेमेंट सेटल कर दी गई हैं। ये अग्रीमेंट साइन हो चुका है कंप्लीट तरीके से। जितने भी पेंडिंग अमाउंट थे वो सब यहाँ पर सेटल हो गए हैं बेसिकली यहाँ पर इन चारों राज्यों के बीच में। तो मामला रिजॉल्व करवा दिया गया है। इस चीज को यहाँ पर याद रखिएगा। इसी अग्रीमेंट को कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहां पर अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग राज्य सरकारें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर आप देख पाओगे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुलाया इनके बीच में यहाँ पर इस तरीके से सेटलमेंट करवाया। इसी को हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, जहाँ पे राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास में अलग अलग पावर्स भी हैं, लेकिन सब मिलकर यहाँ पर साथ में काम कर रहे होते हैं। इसी को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे बात आती है दोस्तों वाटर शेयरिंग इशू के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल एग्जैक्टली यहाँ पर इस चीज को हाईलाइट भी करता है। क्या हाईलाइट करता है कि इंटर वाटर रिवर डिस्प्यूट बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है देश में बहुत सारे राज्यों के बीच में। एक विवाद तो किशाऊ डैम प्रोजेक्ट को लेकर है, आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा हुई है, तो एग्जाम के लिए याद रखना। यहां पर आप देख पाओगे किशाऊ डैम प्रोजेक्ट, यमुना वाटर प्रोजेक्ट, एग्जामिनर की नजर में होगा तो वो पूछ सकता है। तो ये जो डैम प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और नीचे वाले राज्यों के बीच में पानी क्या शेयरिंग को लेकर है कि पानी किस तरीके से शेयर होगा। फिर यमुना वाटर प्रोजेक्ट हो गया, 29 जून को मैंने आपको बताया राजस्थान हरियाणा के बीच में अग्रीमेंट साइन हो गया है कि वो यमुना वाटर प्रोजेक्ट को सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये दशकों साल पुराना, लगभग 30 साल पुराना जो डिस्प्यूट है, इसको रिजॉल्व करने की बात की जा रही है। फिर किशाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया, इसमें काफ़ी सारे राज्य इन्वॉल्व हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन सब ने मिलकर अभी रिसेंटली 16 जून को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ये कह रहे हैं कि हम अपनी जो यमुना नदी है उसको मिलकर साफ करेंगे, वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो ऐसे तमाम विवाद हैं जिसको रिजॉल्व करने की बात हो रही है। लेकिन दोस्तों ये जो मामला है जिसमें जिस चार राज्यों के बारे में हमने डिस्कशन किया कि पेंडिंग पड़ी थी सारी की सारी पेमेंट्स इस नर्मदा अवार्ड के अंदर में या प्रोजेक्ट के अंदर में, तो ये कौन सा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। तो याद रखिएगा ये सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा नदी के ऊपर में ही यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ये रही हमारी नर्मदा नदी, इस तरीके से आप देख पाओगे यहीं पर ये नर्मदा रिवर है एग्जैक्टली, जिसको मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है, मध्य प्रदेश से होती हुई आती है। और यहीं पर सरदार सरोवर जो डैम है, ये प्रोजेक्ट है, ये हमने लगा रखा है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ ये डैम न्यूज में था, ये कौन सी नदी के ऊपर में। ऐसे मैं आपको 2 प्रश्न दिखा दूंगा PYQs में। ठीक है, तो याद रखिएगा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, वैसे आप याद ही रख पाओगे इस चीज को आराम से। ठीक है, गुजरात के अंदर में स्पेशल तौर पे नर्मदा नदी के ऊपर में बना हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी जो स्टैचू है वो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया का एक बहुत ही बड़ा मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है ये सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। इसको मेनली बनाया गया है कि जो पानी है नर्मदा नदी का पानी, उसको सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके, बिजली के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सके, एंड वाटर सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसी के लिए यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर में सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ा ग्रेविटी डैम बनाया गया है। मान लो यहाँ पर ये पानी रोकना है डैम के माध्यम से, तो इस तरीके का यहाँ पर वो डैम बना हुआ है, जिसका फाउंडेशन, जो नीचे वाला फाउंडेशन होता है, ये बहुत मजबूत होता है कि भाई यहाँ पर पानी का भी सारा प्रेशर नीचे ही लग रहा है, और इधर यहाँ पर डैम का भी सारा प्रेशर नीचे ही लग रहा है ग्रेविटी की साइड में। ये फाउंडेशन मजबूत होने के कारण यहाँ पर इस डैम की मजबूती एक नेक्स्ट लेवल पर हो जाती है, इसीलिए हम इसको ग्रेविटी डैम कहते हैं। ये कंक्रीट और स्टोन से बनाया जाता है। ठीक है, और मतलब इसका जो वेट है काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब पानी के प्रेशर को अच्छी तरीके से झेल सकता है, क्योंकि इसका फाउंडेशन नीचे का बहुत मजबूत बनाया जाता है। ठीक है, जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है इसकी बहुत अच्छी होती है, समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार का प्रोजेक्ट लगाया गया है, और 1979 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। मेनली एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए, यानी कि खेती बाड़ी के लिए, सिंचाई के लिए पानी जो है ये मिल सके। जो बिजली की कमी हो रही है, क्योंकि पानी जब डैम में रोका जाएगा तो इससे हम लोग क्या कर सकेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकेंगे, जिसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कहते हैं। ओवरऑल यहाँ पर इस पूरे आसपास के जो रीजन का डेवलपमेंट है वो हो सकेगा। तो इसी के लिए सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है इसको लगाने की बात की गई थी। नाम मैंने आपको बताया नर्मदा नदी के ऊपर में, गुजरात एग्जैक्ट लोकेशन हो गया। किस प्रकार का डैम है, ग्रेविटी डैम है। किस प्रकार का प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज, यानी कि इस नदी के पानी का बहुत सारे अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाएगा,
चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, वाटर सप्लाई हो, अलग अलग तरीके से। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पर देख पाओगे। इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, सबको मिलेगा, क्योंकि नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बह रही है, तो तीनों को फायदा मिलना चाहिए। इसीलिए तो मुद्दा यहाँ पर ये चल रहा था, फंडिंग का इशू चल रहा था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाई जाएगी इस डैम से, वो सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर केवल गुजरात इस्तेमाल नहीं करेगा, वो बिजली कुछ मध्य प्रदेश के पास भी जाएगी और कुछ महाराष्ट्र के पास में भी जाएगी। और जो इरिगेशन के बेनिफिट्स हैं, सिंचाई के जो फायदे हैं, वो गुजरात, राजस्थान दोनों के पास में पहुंचेंगे। तो यह है नर्मदा नदी का इंपॉर्टेंस। अब आप नर्मदा नदी को देखोगे तो कई बार हम नर्मदा नदी को रेवा रिवर के नाम से भी जानते हैं, कुछ एग्जामिनेशन में रेवा नाम लेकर पूछा गया है। तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, एग्जैक्टली यहाँ पर देखोगे मैप तो ये वेस्टर्न साइड में बहती है, और इधर यहाँ पे जो गल्फ ऑफ खंबत है, गल्फ ऑफ कैम्बे, उसके अंदर में ये खाली हो जाती है। तो ये अमरकंटक हिल्स आपको देखने को मिल जाती है मध्य प्रदेश में, वहां से ये नदी होते हुए, नर्मदा नदी होते हुए मध्य प्रदेश वाला रीजन हो गया, महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया, एंड इवन यहाँ पर गुजरात वाला हिस्सा हो गया। उसके बाद में आकर इधर गल्फ ऑफ कैम्बे या नीचे यहाँ पर आपको अरेबियन सी देखने को मिल जाएगा, वहां पे जाकर ये नदी पूरी खाली हो जाती है। सरदार सरोवर डैम ये देखने को मिल जाएगा जहां पे बनाने की बात हो रही है, मतलब जो बनाया हुआ है एग्जैक्टली। इसके पेमेंट को लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट था, उस डिस्प्यूट को भी सेटल किया गया है। तो ये नर्मदा नदी के बारे में डिस्कशन हो गया दोस्तों। इसको रेवा नदी भी कहते हैं। हमारे भारत का पेनिनसुलर इंडिया में एक मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो वेस्टर्न साइड में बहती है। इसको ट्रेडिशनल तौर पे कई बार आप देखोगे तो एक नेचुरल बाउंड्री भी दिखाया गया है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच का, कि भाई एक बाउंड्री का काम करता है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड होता हुआ दिखाई देता है एक पर्टिकुलर रिवर के माध्यम से। ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक हिल्स में, जो सबसे एक हिल है स्पेशली, वैसे हिल है माइकल हिल्स। तो ये माइकल जो पहाड़ियां हैं, इनमें जो अमरकंटक पीक है, ये जो चोटी है, इस चोटी से यहाँ पर ये नदी बनकर आती है मध्य प्रदेश से होते हुए, और फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए सीधा गल्फ ऑफ खंबत, अरेबियन सी में ये खाली हो जाती है। ठीक है, जिसको गल्फ ऑफ कैम्बे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो नर्मदा नदी के बारे में यह डिस्कशन हो गया। बाकी नर्मदा नदी जो है दो घाटियों से भी गुजरती है। एक विंध्या रेंजेस यानी कि पहाड़ी इलाके आते हैं बीच में, भाई वैली किसे कहते हैं, भाई दोनों साइड पहाड़ हैं, बीच में नदी बह रही है, वो वैली है। तो विंध्या रेंजेस इसके नॉर्थ में है, सतपुरा रेंजेस साउथ में है। इन्हीं पर्टिकुलर रीजन से गुजरती हुई ये नदी जाती है और सीधा गुजरात के अंदर में अरेबियन सी में खाली होती है। इस नदी की कुछ लेफ्ट और राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं जो लेफ्ट साइड और राइट साइड से यहाँ पर इसके अंदर मिलती हैं। ट्राइब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां होती हैं। अब सहायक नदियां बहुत सारी हैं, तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। इनमें से जो चीज़ न्यूज़ में रहेगी उसको हम लोग कई बार देखते रहते हैं, जो खासकर कोई ट्राइब्यूटरी न्यूज़ में है तो उसको हम लोग कवर करते रहते हैं। अब नर्मदा नदी के ऊपर में मेजर डैम, तो डैम में सबसे पहले सरदार सरोवर डैम जो न्यूज़ में बना हुआ है, दूसरा ओमकारेश्वर डैम भी इसी नदी पर है, और तीसरा महेश्वर डैम भी इसी नदी पर है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, अब जो भी मैंने डिस्कशन किया है इस पूरे के पूरे आर्टिकल के अंदर में, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर्स। बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने के लिए आपके न्यूज़पेपर को आसान करने की कोशिश की गई है, क्योंकि आर्टिकल के अंदर में ना ही इस डैम प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ है, ना ही नर्मदा नदी के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल में बताया कि भाई एक मामला रिजॉल्व हो गया, लेकिन यूपीएससी ऐसा है कि मामला क्या था जरा ये बताओ, ये पूछेगा। ये नहीं पूछ रहा कि कौन से राज्यों के बीच में कौन सा मामला रिजॉल्व हुआ है, ठीक है, नहीं पूछेगा कि यहाँ पर ये डिस्प्यूट क्या था। अब नदी न्यूज़ में है नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, चलिए भाई, अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जीएस पेपर नंबर 2 एजुकेशन के पर्पज से आप इसको लिंक करेंगे। इस आर्टिकल में प्रीलिम्स के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, इसमें मेंस के लिए ही मिलेगा। मेंस के लिए एजुकेशन का कोई टॉपिक होगा तो आप इस रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बात हो रही है एजुकेशन में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ इस प्रकार की चीज़ें पूछी जाएं, तो UDISE+ की रिपोर्ट आई है कि जो स्कूल के ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो कम हो चुके हैं। जैसे पहले बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे, बीच में से यहाँ पर स्कूल ड्रॉप आउट कर देते थे, छोड़ देते थे, वो संख्या अब कम हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्कूल को कंटिन्यू करते हैं, अपने 12th तक की पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कर रहे हैं। अभी भी ड्रॉप आउट रेट है लेकिन बहुत कम है, ये कम हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है। बस इतनी सी यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर में चर्चा की गई है, और इसी चर्चा को बहुत ही सारे परसेंटेज के बेसिस पर बढ़ा दिया गया है कि इंडिया में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इंप्रूव हुआ है। ठीक है, हमें और फर्दर क्या करना चाहिए, चलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा। इस आर्टिकल में अगर आप प्रीलिम्स के लिए देखना चाहें तो पहली चीज, वैसे प्रीलिम्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इतना कुछ पूछा जाएगा नहीं। एक रिपोर्ट जो है, कौन सी रिपोर्ट है दोस्तों, UDISE+ की रिपोर्ट, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हमारा शिक्षा मंत्रालय रिलीज करता है। तो इस बार 2025-26 की रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है। रिपोर्ट में बोला जा रहा है कि स्कूल में जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो चुका है, यानी कि जो स्कूल के अंदर में पहले बच्चे स्कूल कंटिन्यू नहीं कर पाते थे,
अब वो कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट का रिटेंशन हो रहा है, वो लंबे समय तक अपना जो क्लास 12 तक की पढ़ाई उसको कंप्लीट करने के ऊपर में फोकस कर रहे हैं। और साथ ही साथ में उन्होंने बताया स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है। पहले स्कूल में कंप्यूटर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, बट अब यहाँ पर ये भी संख्या बढ़ चुकी है। एंड नंबर ऑफ टीचर्स भी इंक्रीज हुए हैं, और नंबर ऑफ टीचर्स में स्पेशली फीमेल टीचर का यहाँ पर एक बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा, जो जेंडर इक्वालिटी को भी दिखाता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, जो पॉइंट्स आगे डिस्कस किए जाएंगे, वो इसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में कवर हो गए। अब ये ड्रॉप आउट रेट क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ये जो प्रीपेरेटरी लेवल है यानी क्लास 3 से लेकर 5 तक, यहाँ पे जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम होकर यानी कि 2.3% से कम होकर 1.8% हो गया। 2024 में 2.3%, 3 से लेकर 5 तक की क्लास के बच्चे भी ड्रॉप आउट हो रहे थे, किसी न किसी कारण की वजह से हो रहे होंगे। फिर सेकेंडरी लेवल पर आप देखोगे तो क्लास 9 से लेकर 12 तक का स्टेटस है कि जो ड्रॉप आउट रेट है ये 8.2% से कम होकर 7.0% हो गया है। तो ये भी यहाँ पर इसमें भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मिनिस्ट्री यहाँ पर क्या मेंशन किया जा रहा है कि जो डिक्लाइन रेट है ड्रॉप आउट के अंदर में वो कम हुआ है। और ये क्या दर्शाता है, ये दिखाता है कि भाई स्कूल्स थोड़े से ज़्यादा सपोर्टिव हो चुके हैं, है ना, बच्चों की ज़रूरतों को समझ रहे हैं, और बच्चे कंटिन्यूसली यहाँ पर अपनी जो पढ़ाई है उसको पूरा कर पा रहे हैं। तो रिपोर्ट का ये कहना है। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया में जो टीचिंग वर्कफोर्स है उसमें टीचर्स में महिलाओं का एक बड़ा योगदान यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 54.9% सभी टीचर्स में से फीमेल का कंट्रीब्यूशन है, जो एग्जैक्टली एक जेंडर बैलेंस को दिखाता है। गर्ल्स का जो एनरोलमेंट है, गर्ल्स का जो एडमिशन है वो इंक्रीज हुआ है स्लाइटली, 48.3% से 48.4%, 0.1% का बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। स्टूडेंट रिटेंशन यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि हाँ भाई, जो मिडिल लेवल पर जो क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं वो पहले इनका जो रिटेंशन लेवल है वो कम था, यानी कि वो कम कुछ समय तक पढ़ते थे, उसके बाद ड्रॉप आउट कर लेते थे, स्कूल से बाहर निकल जाते थे। बट अभी यहाँ पर ये इंप्रूव हो चुका है, सेकेंडरी लेवल पर भी ये इंप्रूव हो चुका है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, टोटल एडमिशंस देखोगे बच्चों के, तो ये भी यहाँ पर इंप्रूव हो चुके हैं, 68% से 71% हो चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट स्कूल्स के अंदर में हो रहे हैं फॉर द एजुकेशन। ठीक है, आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। बाकी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, स्कूल में कंप्यूटर एक्सेस वगैरह बढ़ चुका है, 64% से 69.9% जा चुका है। इंटरनेट कनेक्टिविटी स्कूल से मिल चुकी है, 63% से 67%, यहाँ पर ये भी एक इंक्रीमेंट हुआ है। 95% स्कूल्स के पास में इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, 98.5% गर्ल्स टॉयलेट बन चुके हैं स्कूल्स में, 97.2% के पास में बॉयज़ टॉयलेट वगैरह यहाँ पर बन चुके हैं। बेटर हाइजीन, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है। दैट इज़ वाई यहाँ पर आप देख पाओगे जो बच्चों का रिटेंशन है वो भी इंक्रीज हुआ है स्कूल्स के अंदर में। बस ये बात कही गई है रिपोर्ट के अंदर में। तो कह दे आप लोगों से UISE+ रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, क्योंकि एजुकेशन की रिपोर्ट है तो कौन रिलीज करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइड से यहाँ पर इसको रिलीज किया जाता है। बाकी ये परसेंटेजेस, फिक्स्ड परसेंटेजेस मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए हैं। एग्जाम में पूछा गया कुछ तो यहीं से पूछा जाएगा। चलिए भाई, अगला न्यूज आर्टिकल, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट है। बात हो रही है ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनमें अभी कुछ कंट्रीज और भी ऐड हो चुके हैं। जैसा आपको पता है 6 और कंट्रीज हैं। तो ब्रिक्स के अंदर में आज टोटल 11 कंट्रीज हैं। इनके बीच में मीटिंग चलती है, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर उस पर डिस्कशन करते हैं। तो ब्रिक्स के जो 11 कंट्रीज हैं, इन्होंने मिलकर मांग की है फॉर टाइमली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स, कि भाई ड्रग्स की तस्करी को रोका जाए। आज दुनिया में ड्रग्स की ट्रैफिकिंग बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है, स्पेशली सिंथेटिक ड्रग्स यहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम किए जा रहे हैं। नए नए प्रकार के ड्रग्स दुनिया में बनाए जा रहे हैं, नए प्रकार के साइको एक्टिव सब्सटेंस को यहाँ पर जनरेट किया जा रहा है। तो इन कंट्रीज़ के बीच में अगर ये तस्करी चल रही है तो इन कंट्रीज़ के बीच में ये प्रोविज़न होना चाहिए कि ड्रग्स को लेकर हम कितना काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे कौन कौन से लॉज हैं, और हम सब मिलकर यानी ये 11 कंट्रीज आपस में मिलकर कैसे ड्रग्स को रेगुलेट कर सकती है, अपने देश में कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि ड्रग एडिक्शन एक यूथ के पोटेंशियल को बर्बाद कर देता है उस देश के अंदर में। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि हम जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ड्रग्स को लेकर वो एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करते रहेंगे टाइम टू टाइम। बस उस वजह से यहाँ पर यह न्यूज़ में आया हुआ है। अब जब हम ब्रिक्स की बात कर ही रहे हैं तो मेरे दोस्त यहाँ पर ये रहा ब्रिक्स के कुछ मेंबर कंट्रीज के बारे में। ठीक है, एक सेकंड रुको, सही तरीके से यहाँ पर ये स्क्वायर फॉर्म हुआ नहीं, अभी दोबारा बनाते हैं। तो ब्रिक्स को लेकर यहाँ पर आप देखोगे ये कुछ कंट्रीज के बारे में मेंशन कर रखा है। ब्रिक्स के मेंबर 11 कंट्रीज हैं। एक तो शुरुआत हुई थी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ही वैसे बाद में ऐड हुआ था, पहले ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो ब्रिक्स कहलाने लगे। अब उसके बाद इसमें 5 कंट्रीज के अलावा छठा इजिप्ट, 7वां इथियोपिया, 8वां ईरान, 9वां सऊदी अरेबिया, 10वां UAE और 11वां इंडोनेशिया जो बेसिकली लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है। और यूपीएससी ने पिछले साल भी ब्रिक्स को लेकर क्वेश्चन पूछ चुका है।
और एक क्वेश्चन बहुत पहले पूछा जा चुका है शायद 2016 में, कि ब्रिक्स का सबसे पहला समिट कहाँ पे हुआ था। तो सबसे पहला ब्रिक्स का समिट रशिया के अंदर में हुआ था दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। तो अभी इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम किस तरीके से ड्रग्स के ऊपर में कंट्रोल लगाएंगे और एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करेंगे। इसमें कुछ खासा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट केवल और केवल मैंने ब्रिक्स को पढ़ाने के लिए ही आपको ये टॉपिक रिवाइज करवा दिया है, रिपीट करवा दिया है कि भाई ब्रिक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें 11 मेजर कंट्रीज आती हैं। कितनी? 11 कंट्रीज यहाँ पर इसका पार्ट है। और 11 कंट्रीज में जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडोनेशिया, ये इसकी 11 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये 11 कंट्रीज मिलकर आज दुनिया की 49.5% पॉपुलेशन को होल्ड करती हैं, क्योंकि भाई दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले दो देश इंडिया, चाइना ब्रिक्स का हिस्सा है। दुनिया की 40% ग्लोबल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। दुनिया भर में व्यापार में 26% व्यापार का कंट्रीब्यूशन इन्हीं ब्रिक्स कंट्रीज का है। ब्रिक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे यहाँ पर ब्रिक्स धीरे धीरे करके इतना बड़ा ग्रुप यहाँ पर फॉर्म हुआ, जरा आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट, साल 2006 की बात है। ब्रिक का एक फॉर्मलाइजेशन होता है और पहली मीटिंग जो ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर के बीच में होती है ये न्यूयॉर्क के दौरान होती है। ठीक है, और वैसे अगर आप देखोगे मतलब ये अभी केवल कॉन्सेप्ट है ब्रिक का, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अब इंप्लीमेंट हुआ जब ब्रिक बना तो उसका जो मेन समिट है, सबसे पहला मीटिंग वो 2009 में होता है। 2009 में पहला ब्रिक का सम्मेलन होता है और कहां पर? मैंने बताया रशिया के अंदर में, और जगह का नाम भी है जिसका नाम है येकेतेरिनबर्ग। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, मे बी 2016 या 2015 में बन चुका है, चेक कर लेना। फिर 2010 में दोस्तों साउथ अफ्रीका को हमने इसमें जोड़ा, तो पहले ये जो ब्रिक कहलाता था बाद में ये बनकर मिल गया ब्रिक्स। फिर 2011 में आप देख पाओगे साउथ अफ्रीका ने थर्ड ब्रिक समिट को अटेंड किया सनाया में। फिर जनवरी 2024 में हमने कुछ और कंट्रीज को इसमें एज अ फुल मेंबर ऐड किया, जैसे इजिप्ट हो गया, इथियोपिया हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब फुल मेंबर्स यहां पर बन गए। किसके? ब्रिक्स के। फिर इंडोनेशिया अभी लास्ट ईयर जनवरी 2025 में ऐड हुआ है फुल मेंबर। तो टोटल मिलाकर आज ब्रिक्स में 11 कंट्रीज हमको देखने को मिल जाती हैं। ये रहे 11 कंट्रीज के एग्जैक्टली लाइन टू लाइन सारे के सारे नाम। फिर नीचे आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी पार्टनर कंट्रीज ब्रिक्स की, जो भविष्य में कभी ये भी परमानेंट कंट्रीज बन सकती हैं और ब्रिक्स का फुल टाइम मेंबर यहां पर ये भी बहुत जल्दी बन सकती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये ब्रिक्स के बारे में डिस्कशन हो गया। आई होप अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर ये बढ़िया तरीके से बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, एक चीज और बतानी है मुझे। इस आर्टिकल को जो आप देखोगे ना, तो ब्रिक्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, सब हम लोगों ने डिस्कशन किया। आपके सामने एक चीज और है, आर्टिकल देखते याद आ गया, यहां पर लिखा हुआ है क्या? गुवाहाटी डिक्लेरेशन। इसको देखो, गुवाहाटी डिक्लेरेशन को देखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ब्रिक्स नेशंस हैं इन्होंने क्या डिसाइड किया है। आर्टिकल कहता है, हेडिंग कहती है कि इन्होंने बोला है कि हम एक दूसरे के साथ में ड्रग्स को लेकर सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गया कि भाई एक दूसरे के साथ आप ड्रग्स को लेकर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करोगे, क्लियर है। लेकिन इसको लेकर कोई अग्रीमेंट, कोई डील, कोई डिक्लेरेशन, बिल्कुल, तो वो जो डिक्लेरेशन रखा गया है वो एडॉप्ट किया गया है, उसका नाम गुवाहाटी डिक्लेरेशन है। तो एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकता है, हाल ही में गुवाहाटी डिक्लेरेशन न्यूज में था, बताओ इसका मेन पर्पस क्या है? तो इसका मेन पर्पस है ड्रग्स को कंट्रोल करना। ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है। मेन पर्पस है ब्रिक्स की ड्रग्स को लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करना। ठीक है, आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है, बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो समझ में आ चुका है। चलिए भाई, अगला न्यूज आर्टिकल आपके सामने आता है जो अगेन बहुत ही ज्यादा काम का है, रेलिवेंट है। ये बेसिकली एडिटोरियल है। अच्छा, ये वाला काम का नहीं है इतना आर्टिकल, मतलब पढ़ा रहा हूं लेकिन इतना काम का नहीं है, क्योंकि इसमें ना कुछ वे फॉरवर्ड, प्रॉब्लम सोल्यूशन ही डिस्कस किए गए। इसमें बस खाली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन डिस्कस करे गए कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं काफी ज्यादा, हमने अपना नेचर चेंज कर लिया है जो भविष्य में मदद करेगा, कैसे और वो सब कुछ नहीं बताया गया। यहाँ पर ये जो राइटर साहब हैं वो एक फॉर्मर हाई कमिश्नर हैं ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, जिस वजह से यहाँ पर ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्या मुद्दा है, चलिए आइए फटाफट रिवाइज करते हैं मामला क्या है। आप देखोगे अभी ना प्राइम मिनिस्टर का ऑस्ट्रेलिया में विजिट होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर 3 कंट्रीज के विजिट पे गए, एक तो इंडोनेशिया जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और फिर न्यूजीलैंड जाएंगे। ठीक है, तो इंडोनेशिया की जब हम लोग बात करते हैं तो इंडोनेशिया के साथ में 2 इंपॉर्टेंट डील भी हुई हैं, ब्रह्मोस के साथ में और अस्त्रा मिसाइल को लेकर डील हुई है। अभी आर्टिकल छपे नहीं है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल प्रेजेंट नहीं है, बट मैं ज़रूर से आपके सामने में वो डिस्कस करूंगा। फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, क्या अग्रीमेंट होंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे, क्या अग्रीमेंट होंगे, वो सब हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो पहले से ही है।
इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिसेंटली साइन हुआ है, तो इसको भी इंप्लीमेंट करने के ऊपर में कुछ नई चर्चाएं एग्जैक्टली होने वाली हैं। तो कंटेक्स्ट क्या है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 में भी ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो उस समय पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये अग्रीमेंट साइन किया गया था, और ये अग्रीमेंट अपने T20 मोड में आ गया है, ऐसा यहां पर प्रधानमंत्री ने मेंशन किया। T20 मोड मतलब कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध जो पुराने 3C होते हैं ना, वहां से शिफ्ट हो चुके हैं। यानी पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया में क्या कॉमन था, कॉमनवेल्थ, क्रिकेट करी, अब ये कह रहे हैं कि भाई ये 3 चीजें बदल चुकी हैं। अब यहां पर आप देख पाओगे डेमोक्रेसी, डायस्पोरा, दोस्ती, इन सब से भी हम ऊपर उठ चुके हैं। तो 3C और 3D से ऊपर जा चुका है रिलेशन। आज जो रिलेशनशिप है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो नए एरियाज में जा चुके हैं। आज हम एक दूसरे के साथ मिलकर डेवलपमेंट कर रहे हैं, डिफेंस और एनर्जी को लेकर ट्रेड कर रहे हैं, एजुकेशन में मिलकर काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे कैंपस बहुत जल्दी भारत के अंदर में अपनी यूनिवर्सिटीज को ओपन करने वाले हैं। इंडिया के ढेर सारे लोग यहाँ पर हर साल ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ठीक है, अपना वर्क करने के लिए, पढ़ने के लिए। इंडियन स्टूडेंट्स भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है, एक टाइप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट कहा गया है। इससे क्या होता है, दोनों ही साइड पर हम सभी सामान के ऊपर में ड्यूटी फ्री एक्सेस दे देते हैं। ड्यूटी फ्री एक्सेस का मतलब समझते हो दोस्त? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे भारत बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट भी करते हैं, तो जो पहले टैक्स लगा करते थे, सामान पे टैक्स लगाने से वो महंगे हो जाते थे। अभी ऑस्ट्रेलिया से कोई सामान आया, उस पर हमने टैक्स लगा दिया, वो महंगा हो गया, इंडिया में कम लोग खरीदेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्टर्स को कोई ज़्यादा फायदा थोड़ी होगा। वैसा ही आप उल्टा करके समझ लो। उल्टा करके क्या समझना है कि भाई इंडिया कोई सामान बेच रहा है, ऑस्ट्रेलिया उस पर टैक्स लगा रहा है, तो भारत का वो सामान ऑस्ट्रेलिया में महंगा बिकेगा, लोग ज़्यादा उसको प्रेफर नहीं करेंगे, तो हमारे एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा फायदा नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो ये कॉन्सेप्ट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। तो ये जो टैक्स वाला खेल है, कस्टम ड्यूटीज वाला खेल है, इनको खत्म कर दिया गया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने जब ये एग्रीमेंट साइन किया तो बोला कि भाई इंडिया से जो बहुत सारे टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जाते हैं, उस पर ऑस्ट्रेलिया कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा। जब टैक्स नहीं लगाएगा तो वो सामान सस्ता बिकेगा, व्यापार बढ़ता हुआ नजर आएगा, कंजम्पशन डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होगी। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया जो हमको सामान बेचता है, क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज, वूल, एवोकाडो, उसके अलावा मैकेडेमा नट्स, ये सब चीज़ों के ऊपर में हम क्या करेंगे, टैक्स को कम कर देंगे, जिससे ये सामान हमारे देश में सस्ता बिकेगा, ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा सामान बनाकर बेचना पड़ेगा। यानी कि दोनों ही इकॉनमीज को फायदा होगा, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर रहे होंगे। दोनों कंट्रीज़ का मेन पर्पज़ यही है कि साल 2030 तक अपने व्यापार को, जैसे 2025 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड $33 बिलियन का था, इसको हम बढ़ाकर ले जाना चाहते हैं $100 बिलियन तक का ट्रेड। समझे इस बात को? चलिए भाई आगे आता है, ये आपको समझ में आ गया। बाकी आप, हाँ, मैंने आपको बताया कि बहुत सारा जो रोज़गार है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जनरेट हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आज के समय पर काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। डिफेंस कॉपरेशन की बात करोगे तो बहुत सारे अभ्यास आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होते हैं, अलग अलग प्रकार के अभ्यास। ऑसेंडिक्स, मालाबार, तालिस्मान साबरे जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, तो ये कुछ अभ्यास हम लोग आपस में कंडक्ट करते हैं। फिर दोनों कंट्रीज़ मिलकर कॉपरेट करते हैं साइबर सिक्योरिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, शिप बिल्डिंग में, मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंप्रूव करने की बात करते हैं, इंडो पैसिफिक को सिक्योर करने की बात करते हैं। चाइना से दोनों के ही रिलेशंस कोई ज़्यादा बढ़िया है नहीं। एनर्जी कॉपरेशन की बात करेंगे तो एनर्जी एक और इंपॉर्टेंट पिलर है दोनों कंट्रीज़ के बीच का। जैसे एनर्जी के मामले में ये जो पार्टनरशिप है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, वो इन चीज़ों पे फोकस करती है, रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, क्रिटिकल मिनरल्स को प्रमोट करना, बैटरी मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इन सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने ये भी अभी कुछ समय पहले इंफॉर्मेशन दी है कि बहुत सारा, देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में ढेर सारा यूरेनियम पाया जाता है, तो मीडिया से पता ये चलता है कि बहुत सारा जो यूरेनियम है ये ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में लाया जाएगा, यानी इंडिया इंपोर्ट करेगा यूरेनियम को। तो ये डील भी बहुत जल्दी फाइनलाइज हो सकती है, हो सकता है प्रधानमंत्री की जो ये विजिट है इसी दौरान इस यूरेनियम डील को फाइनलाइज किया जा सके। और अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो इससे भारत के सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आज 1 लाख से ज़्यादा भारतीय स्टूडेंट्स हैं जो करंट समय पर ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल तैयार हैं इंडिया के अंदर में अपने कैंपसेस को ओपन करने के लिए, तो यहाँ पर भी एक कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स कोऑपरेशन की बात करेंगे तो अगेन दोनों ही कंट्रीज़ मिलकर, देखो बहुत सारे फ्यूचर इवेंट्स होने वाले हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030, ब्रिस्बेन ओलंपिक्स 2030, इसमें यहाँ पर जो इंडिया का डायस्पोरा एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया में, आज 10 लाख से ज़्यादा भारतीय लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, समझ रहे हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। इंडियन स्पोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हुए नज़र आए हैं, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। तो इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा।
कबड्डी, खो खो, है ना, तो मदद की है इंडियन डायस्पोरा ने काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स को रिकग्निशन देने में। बाकी मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की बात करेंगे तो आपको बता चुका हूँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों एक सिमिलर व्यूज़ को, पॉइंट ऑफ व्यूज़ को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। ये चाहते हैं इंडो पैसिफिक को फ्री एंड ओपन बनाया जाए। दोनों आज क्वाड का हिस्सा भी हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूएसए जापान क्वाड के मेंबरशिप है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के भी पार्टनरशिप में आपको देखने को मिलेंगे। चाइना से दोनों की इतनी खास बनती नहीं है, तो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं जो दोनों मिलकर काफ़ी कुछ कर सकते हैं आगे भविष्य में। ये रिलेशनशिप और भी छोटे छोटे रिलेशनशिप को पावर देता है, ठीक है। और हमें पार्टनरशिप को बढ़ाना होगा। रीज़न ये है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास में बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स है, खनिज पदार्थ है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, सेमीकंडक्टर्स हैं, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इंडिया के पास में ये सब कुछ यहाँ पर आ सकता है जब हम इनके साथ में मिलकर काम करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया को बदले में एक वर्कफोर्स प्रोवाइड करवाएंगे क्योंकि काम करने के लोगों की वहाँ पर कमी है। तो इंडिया से ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया की मदद कर रहे हैं इकॉनमी को ग्रो करने में। बाकी हमने अभ्यास के बारे में डिस्कशन कर ही लिया था। दो ध्यान रखिएगा, जो ओसेंडेक्स एक्सरसाइज है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के नेवी के बीच में होता है। जो मालाबार अभ्यास है ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान यूएसए यानी कि क्वाड कंट्रीज के नेवी के बीच में होता है। तालिस्मान साबर एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो ऑस्ट्रेलिया होस्ट करता है, बट इंडिया भी इसके अंदर में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस एग्जैक्टली हम लोगों ने डिस्कस किए हैं यहाँ पर, जो भी ऑथर के अकॉर्डिंग सारी डिटेल है उसके हिसाब से। कुछ भी रिवाइज करना है तो आप इस रिवीजन पॉइंटर के जरिए सारी डिटेल्स को रिवाइज कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर भी आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। चलिए, अब दो क्वेश्चन है छोटे छोटे, क्योंकि आज आर्टिकल इतने जानदार नहीं थे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, बट दो क्वेश्चंस आपके सामने फिर भी मिलेंगे। इन दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इनका आंसर फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, विद रेफरेंस टू मिशन दृष्टि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट, यानी मिशन दृष्टि क्या ये दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट है। सेकंड यहां पर कहता है कि जो मिशन दृष्टि है इसके अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड सिंथेटिक अपर्चर रडार दोनों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लगाया गया है। तीसरा, इसको इसरो ने डेवलप किया है। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या फिर तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, यहां पे बात करता है द रिसेंटली एडॉप्टेड गुवाहाटी डेक्लेरेशन। देखो, ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर हाल ही में गुवाहाटी डेक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है। तो इस गुवाहाटी डिक्लेरेशन का मेन पर्पस क्या है, ये किस चीज से डील करता है ये बताना है। गुवाहाटी डिक्लेरेशन किस चीज से डील करता है, क्लाइमेट चेंज कॉपरेशन से, डिजिटल करेंसी से, फूड सिक्योरिटी से, या फिर जो ड्रग की तस्करी हो रही है उससे लड़ने के लिए डिक्लेरेशन लेकर आया गया है। तो चलिए फटाफट यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि सेशन को अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है, मतलब पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। और मिलते हैं आपसे कल फिर से। आज के लिए बाय बाय। आज का सेशन छोटा है, क्रिस्प है, इंपॉर्टेंट है, काम काम की इन्फॉर्मेशन मिली है, अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ा है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।